हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एफएससी हब। चैप्टर पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट लेक्चर में हमने बड़े ही इजी वे से इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल और हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल को ब्रीफ किया और देखा कि किस तरह जर्मन केमिस्ट डुब्रीनर ने एक बेस्ट मैनेजमेंट आइडिया देके केमिकल एलिमेंट्स की कई सालों की स्टडी को फ्यू आवर्स की स्टडी में चेंज कर दिया। और आज हम हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल को कंटिन्यू करेंगे और लॉज ऑफ पीरियोडिक टेबल में से फर्स्ट लॉ डुब्रीनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड को डिस्कस करेंगे। So, before starting the laws of periodic table, let's see the property on the basis of which all the chemical elements were classified. यानी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी कि जो इतनी बोल्ड थी कि सिर्फ उसको ही यूटिलाइज करके केमिकल एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया गया। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी कि जो केमिकल एलिमेंट्स की तमाम प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रही होगी और इसको ही देखने से केमिकल एलिमेंट्स की तमाम प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट किया जा सकता होगा। इसको हम एक जनरल एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि 8th क्लास के स्टूडेंट पासिंग आउट के बाद 9th क्लास के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और उनका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन्स के बाद स्टूडेंट्स को क्लासेस अलॉट की जाती हैं और क्लासेस के अंदर रोल नंबर अलॉट किए जाते हैं। स्टूडेंट को रोल नंबर किस तरह अलॉट किए जाते हैं? स्टूडेंट्स को रोल नंबर उनके मार्क्स की बेसिस के ऊपर अलॉट किए जाते हैं। यानी एक स्टूडेंट जिसके 94% मार्क्स हैं उसका रोल नंबर 1 होगा, दूसरे के 93% है तो उसका रोल नंबर 2 होगा, और अगर किसी का 90% है तो उसका रोल नंबर 3 होगा एंड सो ऑन। यानी स्टूडेंट्स के मार्क्स को देख के हम उसका आइडिया लगा सकते हैं, जज कर सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होंगी, वो किस तरह का करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट होगा, वो करिकुलम में कैसा होता होगा। बिल्कुल इसी तरह डुब्रीनर ने 1817 के अंदर केमिकल एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेसिस के ऊपर अरेंज किया। वाई एटॉमिक मास? एटॉमिक मास को ही क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि उस टाइम तक एटॉमिक मास ही डिस्कवर था। क्योंकि एटॉमिक मास 1803 में जॉर्ज डाल्टन ने डिस्कवर किया और एटॉमिक नंबर चूंकि नहीं यूज़ किया जा सकता था बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड इन 1913। atomic mass was considered as the fundamental property. फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जो केमिकल एलिमेंट्स की तमाम दूसरी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यानी अगर हम इस प्रॉपर्टी को चेंज करें तो केमिकल एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। यानी फंडामेंटल प्रॉपर्टी इज द हार्ट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। अब हम लॉज की तरफ चलते हैं। First one was Dubriner's law of triad given in 1817. Second one, Newland's law of octave in 1864. Third one and the most acceptable, Mendeleev's periodic table in 1869. इन तीनों लॉज ने केमिकल एलिमेंट्स को सेम फंडामेंटल प्रॉपर्टी की बेसिस के ऊपर अरेंज किया एंड दैट प्रॉपर्टी वाज एटॉमिक मास। इन एक्चुअल एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक मास। लेकिन अब चूंकि 1869 के अंदर एटॉमिक नंबर डिस्कवर ही नहीं हुआ था, so that's why at that time atomic mass was considered as the fundamental property of chemical element. अब हम फर्स्ट लॉ को डिस्कस करते हैं which is Dubriner's law of triad. He arranged the elements in order of increasing atomic masses, arranged elements in vertical columns which we call groups. Each group contained three elements having similar properties. यानी हर ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स थे और तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी। अगर हम फर्स्ट ट्राइड को देखें विच कंटेंट लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, ये तीनों अल्कली मेटल्स हैं। इसी वजह से एक ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसको ट्राइड कहा गया। फर्स्ट ट्राइड वाज गिवन इन 1817 which contained lithium, sodium, potassium. Second triad was given in 1829, contained calcium, strontium and barium. डुब्रीनर के लॉ के अंदर एक बड़ी स्ट्राइकिंग असम्पशन थी और वो ये थी कि दैट एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एटम इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एटम्स। इस पिक्चर में देखें तो फर्स्ट ट्राइड के अंदर लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम सेंट्रल एटम है, इसका एटॉमिक मास एज पर गिवन शुड बी द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटाशियम। अब लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटाशियम का 39 है, इनको ऐड करें, डिवाइडेड बाय 2 करें जिसको एवरेज कहते हैं और इसका एवरेज का आंसर आता है 23 विच इज द एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। बिल्कुल इसी तरह सेकंड ट्राइएड में आप देखें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास भी ऐसे ही ड्राइव किया जा सकता है। थर्ड में
ब्रोमीन का भी ऐसे ही ड्राइव किया जा सकता है। पीरियोडिक टेबल के तीनों लॉज के अंदर लिमिटेशंस रही हैं और उनमें इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड रही हैं। इसी तरह डुब्रीनर्स लॉ के अंदर भी लिमिटेशंस थी। 1817 तक 40 to 50 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे, लेकिन डुब्रीनर वेरी फ्यू एलिमेंट्स को ट्राइएड्स के अंदर अरेंज कर पाया। और उसके बाद डुब्रीनर की assumption that atomic mass of central atom is the average of atomic masses of other two atoms, ये सेम ग्रुप के अंदर ही फेल कर गई। अगर हम नाइट्रोजन फैमिली का केस देखें तो फास्फोरस का एटॉमिक मास नाइट्रोजन और आर्सेनिक के एटॉमिक मैसेज के एवरेज के बराबर होना चाहिए था, लेकिन इनका नाइट्रोजन और आर्सेनिक का एवरेज आ रहा है 44.45, जो कि फास्फोरस के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 31 से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो डुब्रीनर का लॉ यहाँ पे फेल करता है और ये थी डुब्रीनर की लिमिटेशंस। तो अब हम इस टॉपिक के ऊपर एक एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं जो फैसलाबाद, लाहौर और गुजरावाला बोर्ड में आ चुकी है। कंसेप्ट ऑफ ट्राइएड वाज प्रेजेंटेड बाय डुब्रीनर, न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मूजले। तो हम पीछे देख चुके हैं, डुब्रीनर ने 1817 के अंदर ट्राइएड का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये था जी हमारा डुब्रीनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड। इसके बाद हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के अंदर किसी भी किस्म की कोई डाउट हो या कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल, एंड काइंडली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट ऑन आवर नेटवर्क FSC हब द नॉलेज हाउस। अभी के लिए आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।